जिस ट्रेन में लोग सैर करने बैठे थे, वही ट्रेन एक एक करके उन्हें निगलने वाली थी। हर टनल के बाद एक कोच गायब, और वजह थी जंगल का बदला। ये सिर्फ हॉरर नहीं, नेचर का इंसाफ है। कैरेटा बेर दरह की खौफनाक कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां बेरहमी से पेड़ काटे जा रहे होते हैं ताकि रेलवे लाइन और टनल बनाई जा सके। तभी रात के अंधेरे में रहमत नाम का एक आदमी वहां आता है और कंस्ट्रक्शन ऑफिसर्स को चेतावनी देता है, अगर यहां ट्रेन चली तो अंजाम बहुत भयानक होगा और तब भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात को अंधविश्वास समझकर उसे भगा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उसी रात, जहां दो वर्कर्स दोरू और दातू टनल के अंदर रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं। दोनों कर्ज में डूबे होते हैं, इसलिए ओवरटाइम कर रहे होते हैं। दातू अकेले टनल के अंदर चला जाता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता। जब दोरू उसे ढूंढने अंदर जाता है तो जो वो देखता है उससे रूह कांप जाती है। दातू किसी अनजान एंटिटी के कब्जे में होता है। उसकी बॉडी में छेद बन रहे होते हैं और वो टनल की छत से लटका हुआ होता है। खौफ यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब दोरू भी वहां से भाग नहीं पाता। और यहीं से शुरू होती है कैरेटा बेर दरह दी ट्रेन ऑफ डेथ की असली डरावनी यात्रा। काफी समय बाद कहानी हमें संकारा नाम के एक नए रेलवे स्टेशन पर ले जाती है, जिसे घना जंगल काटकर बनाया गया था। आज स्टेशन की भव्य ओपनिंग है और यहीं से एक खास टूरिज्म ट्रेन चलने वाली है, जो यात्रियों को संकारा रिसोर्ट तक ले जाएगी। बताया जाता है कि यह सफर करीब 7 घंटे का होगा और ट्रेन को रास्ते में 5 सुरंगों से गुजरना पड़ेगा। इसी ट्रेन में हम कहानी की 2 अहम किरदारों पूर्णिमा और कैम्बिंग को देखते हैं। लेकिन जश्न के माहौल के बीच अचानक सबकी नजर स्टेशन के बाहर खड़ी कुछ लोकल औरतों पर जाती है, जो जोरदार प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये औरतें उन मजदूरों की पत्नियां हैं जो रेलवे के काम पर आए और फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। तभी एंट्री होती है सैंटो की, संकारा रिसोर्ट का मालिक और रेलवे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर। उसके साथ उसका असिस्टेंट 12 है, जिसने पूरे काम की निगरानी की थी। सैंटो बिना ज्यादा ध्यान दिए ट्रेन में बैठ जाता है और यात्रा शुरू हो जाती है। ट्रेन के अंदर हमें रामलला मिलती है, जो अपने पति डाटू के अचानक गायब हो जाने से टूटी हुई है। सैंटो से मिलने के इरादे से आए रामलला को ट्रेन में एक पल के लिए डाटू दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। ये देखकर रामलला बुरी तरह घबरा जाती है। जब वो ट्रेन के स्टाफ से पूछती है तो जवाब मिलता है, ऐसा कोई आदमी हमारे रिकॉर्ड में कभी था ही नहीं। इसी बीच रामलला की नजर बिजनेस क्लास में बैठे सैंटो पर पड़ती है, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ सैंटो को बताया जाता है कि बाहर का प्रोटेस्ट सिर्फ निकाले गए वर्कर्स की वजह से है। लेकिन सैंटो को गुस्सा आता है, क्योंकि इस हंगामे से उसके सामने आए अमीर इन्वेस्टर्स के बीच उसकी इमेज खराब हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 12 कुछ न कुछ सैंटो से छुपा रहा है, शायद उन सुरंगों, उस जंगल या किसी ऐसे रहस्य के बारे में जो शुरुआत से ही छुपाया गया है। सवाल यह है, ट्रेन तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक कैम्बिंग को बाहर कोई उड़ती हुई चीज दिखाई देती है और अगले ही पल वो सीधा ट्रेन की खिड़की से टकरा जाती है। कैम्बिंग घबरा जाती है, लेकिन जब वो पूर्णिमा को बताती है तो पूर्णिमा इसे नजरअंदाज कर देती है। पर तभी कहानी करवट लेती है। अचानक पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन अपने कोच का वॉशरूम बिजी होने की वजह से उसे कोच नंबर 4 जाना पड़ता है। उसी पल ट्रेन पहली टनल में घुसती है और जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है, कोच नंबर 5 में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा अकेले सोच में डूबी होती है। उसे कुछ पल के लिए शुरुआत में मरे हुए वर्कर की झलक दिखाई देती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो जाता है। समय बीत जाता है, लेकिन पूर्णिमा वापस नहीं आती, तो कैम्बिंग उसे ढूंढते हुए कोच 4 में पहुंचती है। उधर 5वें कोच में एक छोटी बच्ची सामने दूसरी बच्ची को देखती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो बच्ची अचानक एक खौफनाक एंटिटी में बदल जाती है और सभी यात्रियों पर हमला कर देती है।
तभी वहां डॉन आता है, जिसे चेक करने भेजा गया था। एंटिटी को देखकर डॉन भी बुरी तरह डर जाता है। जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। साफ हो जाता है कि ये डरावनी घटनाएं सिर्फ टनल के अंदर ही हो रही थी। कुछ देर बाद केम्बिंग को पूर्णिमा मिल जाती है, लेकिन तभी एक और झटका लगता है। पूर्णिमा की नजर जब 5वें कोच पर जाती है तो वो मौजूद ही नहीं होता। पूरा का पूरा कोच टनल में ही गायब हो चुका था। इसका मतलब साफ था, अगर पूर्णिमा की तबीयत खराब ना हुई होती तो वो दोनों भी उसी कोच में होती। जब ये बात वर्कर टेकुन को बताई जाती है तो वो घबरा जाता है, लेकिन यात्रियों को शांत करने के लिए झूठ बोल देता है कि 5वां कोच तकनीकी खराबी के कारण अलग किया गया है और उसके यात्री रिसोर्ट में मिल जाएंगे। फिर भी 4थे कोच में पैनिक फैलने लगता है। बाद में कैम्बिंग और पूर्णिमा कैफे एरिया में जाती है। तभी डॉक्टर का फोन आता है और सच्चाई सामने आती है। पूर्णिमा को लिवर कैंसर है और बिना इलाज पूरा किए वो शहर छोड़कर आई है। उसने ये बात अब तक कैम्बिंग से छुपाई थी। जब कैम्बिंग को सच पता चलता है तो वो टूट जाती है। पूर्णिमा समझाती है कि वो बस कुछ पल शांति से बिना बीमारी के बोझ के जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो इलाज के लिए मान जाती है, क्योंकि अब ये सफर सिर्फ ट्रेन का नहीं, जिंदगी और मौत के बीच का बन चुका था। जब टेकुन ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल के पास पहुंचता है तो उसे वहां एक अजीब सा सफेद चिपचिपा सब्सटेंस फैला हुआ दिखता है। उसी जगह उसे उन वर्कर्स के भटकते हुए गोस्ट भी नजर आते हैं, जिन्होंने कभी ये रेलवे स्टेशन बनाया था। डर के मारे टेकुन तुरंत ये सब सीडी को बताता है, लेकिन सीडी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी पता चलता है कि कंट्रोल रूम से उनका संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका है और इसकी वजह वही रहस्यमयी सब्सटेंस होता है। इसी बीच टेकुन सीडी को बताता है कि ट्रेन का 5वां कोच गायब है। पहले तो सीडी इसे मजाक समझता है, लेकिन जब खुद चेक करता है तो उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 5वां कोच सच में मौजूद नहीं था। फिर भी वो फिलहाल सैंटो को ये बात न बताने और यात्रियों को शांत रखने का फैसला करता है। टेकुन यात्रियों, खासकर पूर्णिमा को परेशान न होने के लिए बोनस पॉइंट्स देता है, ताकि वो कैफे या रिसोर्ट में समय बिता सके। तभी ट्रेन अचानक एक और टनल में घुस जाती है। वीआईपी कोच से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ फोन पर फनी वीडियो देख रही थी। उधर 4थे कोच में कुछ लोग गाने गाकर जर्नी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक यात्री का गला घुटने लगता है और कुछ ही सेकंड में बाकी सभी का भी। अफरात फरी मच जाती है। तभी एक महिला खुद को एंटिटी बताती है और कहती है, तुम सबको अपनी गलती की सजा मिलेगी, अब कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल वो सबके सामने आकर एक एक करके लोगों को बेरहमी से मारने लगती है। ये सब कैम्बिंग अपनी आंखों से देखती है। ट्रेन जैसे ही टनल से बाहर आती है, इस बार 4था कोच भी गायब हो जाता है। कैम्बिंग चीख उठती है। टेकुन, रामलला और पूर्णिमा जब 4थे कोच को भी गायब होते देखते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। कैम्बिंग सबको समझाने की कोशिश करती है कि हर टनल में कोई अजीब सी एंटिटी यात्रियों पर हमला कर रही है। उसी वक्त सैंटो भी वहां पहुंच जाता है। उसे गायब होते कोचेस की जानकारी मिल चुकी होती है, लेकिन फिर भी कोई उसे सच्चाई नहीं बताता। आखिरकार रामलला बताती है कि हर टनल में एक कोच गायब हो रहा है और ये कोई हादसा नहीं हो सकता। वो ट्रेन रोकने की बात करती है, लेकिन 12 उसे अपमानित कर चुप करा देता है। सैंटो को हर एक इंसान की चिंता होती है, इसलिए वो 12 को सीडी के पास जाकर कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहता है। खुद वही रुक जाता है। काश उसे ये सब पहले पता होता, शायद कुछ रोका जा सकता। सीडी की तरफ जाते वक्त रास्ते में उसकी नजर एक कोच की सीटों पर उगे हुए अजीब से पौधों पर पड़ती है। वो बिना किसी को देखे उन्हें तुरंत साफ कर देता है, लेकिन सवाल वही रह जाता है, ये ट्रेन आखिर किस तरफ जा रही है और अगला कोच किसका होगा। सीडी से बात करने पर 12 को पता चलता है कि ट्रेन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। अब कोई भी बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहा। ये सुनकर 12 भी घबरा जाता है, लेकिन वह सैंटो को पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं करता।
वजह साफ थी। अगर जंगल की एंटिटी और रेलवे प्रोजेक्ट का सच सामने आ गया तो उसकी नौकरी चली जाती। इसी डर में वो सीडी को आदेश देता है कि जल्दी से 5वें कोच के बचे हुए लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए और उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाए कि ट्रेन में जो कुछ हुआ वो बाहर किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन तभी सीडी उसे चौथे कोच के गायब होने से पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ साफ खतरनाक डेमोनिक एंटिटीज दिखाई दे रही थी। ये देखकर 12 भी अंदर से टूट जाता है। फिर भी वो सच्चाई दबाने के लिए उस फुटेज को डिलीट करने का ऑर्डर दे देता है। सीडी नहीं चाहता था कि इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर वीआईपी कोच तक आए। वही सैंटो चाहता था कि पूर्णिमा, रामलला और बाकी लोग वीआईपी कोच में शिफ्ट हो। लेकिन सीडी झूठ बोल देता है कि सारे वीआईपी कोच फुल हैं। तभी रामलला बताती है कि दातू काम पर गया था और अब तक लौटा ही नहीं। ये सुनकर सैंटो को गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उधर पूर्णिमा अकेले में टेकुन से सच्चाई उगलवा लेती है। टेकुन मान लेता है कि ट्रेन के किसी भी ऑफिसर को नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है। कोच अचानक गायब होने की बात भी झूठ थी, क्योंकि कोच अलग करने की एक खास प्रक्रिया होती है जो चलती ट्रेन में कभी संभव नहीं। ये जानकर पूर्णिमा और डर जाती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वॉशरूम में उसे खून की उल्टी होने लगती है। इसी बीच ट्रेन तीसरे टनल में घुस जाती है। सैंटो वर्कर्स को पैसेंजर्स का ध्यान रखने भेजता है। कैफेटेरिया की एक वर्कर सुखी, जो पहले से डरी हुई थी, बाहर जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। कुछ ही देर बाद अचानक सुखी की चीख सुनाई देती है। जब सब दौड़कर आते हैं, सुखी गायब होती है और कुछ पलों के लिए एक भयानक डीमन सबके सामने आ जाता है। अब सैंटो सभी को तीसरे कोच से दूसरे कोच में शिफ्ट करने को कहता है, क्योंकि टनल में आते ही कोच गायब हो रहे थे और अगला नंबर तीसरे कोच का था। लेकिन तभी कई डेमोनिक एंटिटीज हमला कर देती है। लोग हिल भी नहीं पाते और एक एक करके मौत का शिकार बनने लगते हैं। आखिरकार उसी अंधेरे में एक एंटिटी सैंटो को भी मार डालती है। टेकुन और पूर्णिमा दूसरे कोच से सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ट्रेन जैसे ही टनल से बाहर आती है, तीसरा कोच रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। सेकंड कोच में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन टेकुन और पूर्णिमा के पास कोई जवाब नहीं होता। दोनों सीढ़ी से ट्रेन रुकवाने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन फिर से टनल में गई तो अगला कोच भी मिट जाएगा। लेकिन तभी 12 वहां आ जाता है और ट्रेन रोकने से मना कर देता है। उसे शक होता है कि पूर्णिमा, टेकुन, रामलला और कैम्बिंग मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। डर का माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग सच में झूठ पर भरोसा करने लगते हैं। इसी डर में कृष्ण नाम का आदमी पूर्णिमा पर हमला कर देता है और धक्का मुक्की में उसकी मौत हो जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि पूर्णिमा ही दोषी है। लोग उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन तभी ट्रेन फिर से टनल में घुस जाती है और अंधेरे में एंटिटीज जाग जाती हैं। एक एक करके सेकंड कोच के सारे लोग मारे जाते हैं। जो लोग चेतावनी नहीं माने वही सबसे पहले खत्म होते हैं। किसी तरह पूर्णिमा, टेकुन, रामलला और कैम्बिंग फर्स्ट कोच में अपनी जान बचा लेते हैं। इस बीच सच्चाई सामने आती है। 12 ही असली गुनहगार था। उसने पैसों के लालच में जंगल कटवाए, गलत रूट से ट्रेन ट्रैक बनवाया और चेतावनियों को नजरअंदाज किया। नेचर ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। जब ट्रेन रोकी जाती है, तब फैसला होता है कि 12 को ट्रेन में ही छोड़ दिया जाए, ताकि एंटिटीज उसे उसके कर्मों की सजा दे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंधेरे में एंटिटीज ट्रेन से बाहर भी आ जाती हैं। वो सिर्फ इंसानों को नहीं मारती, वो उन्हें पेड़ों में बदल देती है, ताकि कटे हुए जंगल की भरपाई हो सके। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब कैम्बिंग को एक पेड़ में बदल दिया जाता है। पूर्णिमा टूट जाती है। 6 महीने बाद पता चलता है कि पूर्णिमा को कैंसर था। इसी वजह से एंटिटी ने उसे छोड़ दिया। अब जवाब मिल चुका था। जो भी नेचर को नुकसान पहुंचाएगा वो नेचर का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए।
लालच सिर्फ इंसान को नहीं, पूरी इंसानियत को खत्म कर देता है। नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर जवाब जरूर देगी। एक आदमी की गलती की सजा कितनों को मिली, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा डर है। अगर आपको केरेटा बेर दरह द ट्रेन ऑफ डेथ की ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, क्या नेचर का बदला सही था या जरूरत से ज्यादा खतरनाक? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही डरावनी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।